नमस्कार दोस्त। अब देखिए प्रैक्टिस सेट हमने जितना कराया था तीनों सेशन का, उसके बाद अभी जो है उसके आगे का है, इसको आप देख लीजिएगा तेजी से। एईडीओ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वाला जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसके आगे का ये प्रैक्टिस सेट हम अब उसके आगे करा रहे हैं, तो इसको जो है कंटिन्यूअसली जारी रखिएगा। तो देखिए दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने का जो समझौता था दिसंबर 2025 का है ये किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और लाइबेरिया के बीच हुआ था। पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कितना हुआ था? भारत और वियतनाम। पनडुब्बी वाला क्योंकि ये भी समुद्र के किनारे का देश है, ठीक है। राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन ये हुआ था भारत और इक्वाडोर के बीच में। सांस्कृतिक सहयोग 1-25 समझौता ज्ञापन सांस्कृतिक सहयोग किसके बीच हुआ था? भारत और सऊदी अरब के बीच। वैसे तो सऊदी अरब चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो सांस्कृतिक सहयोग और 2-25 समझौता तो सरकार जो है यहाँ पे खिलाफ रहेगी, लेकिन वहां पे जो है उनका सहयोग सऊदी अरब यूएई की तरफ काफी ध्यान रहा है। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र, इसमें सहयोग कहाँ पे हुआ है? भारत और भूटान के बीच हुआ है। इनके पास खुद कुछ खाने को है नहीं लेकिन समझौते कर रहा है भूटान। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूती करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसका कोई महत्व नहीं है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता, संयुक्त ऋण बेटा, ठीक है। वैसे ही भारत पे ऋण जो है इस समय प्रत्येक व्यक्ति पे लगभग 4-4.5 लाख का ऋण हो चुका है। कुछ दिन बाद जो है ये लोग देश बेच के खुद ही निकल जाएंगे। एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है उसके पास इस समय 4-4.5 लाख का ऋण भारत के ऊपर हो चुका है। ये समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जापान और भारत के बीच एक समझौता हुआ है, वो है जो बुलेट ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चल रही है? अहमदाबाद टू मुंबई, अहमदाबाद टू मुंबई। ये प्रस्तावित है बेटा, 2029 में बन के तैयार होगी। तैयार वैयार कुछ नहीं होगी, बस ये कागज पे ही बन रही है, पता नहीं कब से तो चल रहा है। पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता, तो ये सीमा पार भारत और भूटान है। भारत और भूटान, आपको ये बताना है भूटान का दूसरा नाम क्या है? भूटान का दूसरा नाम, भूटान को एक और नाम से जानते हैं बेटा, भूटान का दूसरा नाम उसको आपको बताना है, ठीक है। नीचे लिख दीजिएगा भारत भूटान का दूसरा नाम। अब देखिए उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र, उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता। अब उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र जो है ये भारत और मॉरिशस के बीच हुआ था। भारत और मॉरिशस के बीच, मॉरिशस में जो है भारतीय आबादी काफी ज्यादा है, मॉरिशस में भारतीय आबादी काफी ज्यादा है और विशेष तौर से मॉरिशस में बिहारी लोग ज्यादा बसे हुए हैं। अगला देखिए रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर भारत और मोरक्को के बीच हुआ बेटा, भारत और मोरक्को के बीच। ये भी दुनिया का एक छोटा सा देश है, खूबसूरत सा देश है भारत और मोरक्को। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ठीक है। अगला है निवेश को बढ़ावा देने और निवेश को सुरक्षित समझौता, जो है भारत और इजराइल के बीच हुआ था। निवेश का काम भारत और इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है पूरी तरीके से वो चाइना मॉडल पे आधारित इस समय काम कर रहा है, उसका अपना बिजनेस वर्क काफी फास्ट है, इसीलिए जो है वो जो है यहाँ पे निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता, ठीक है। समुद्री रक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, अब देखिए समुद्र वाला तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई बेटा, यूएई, यूनाइटेड जो है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता, ये किसके बीच हुआ था? भारत और मालदीव के बीच। ये आदमी जो है शुरू में तो भाव नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई तब जो है इसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को इसने जो है अपने देश का सर्वोच्च जो है सम्मान भी सौंपा हुआ है, और इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ये भारत के टूरिज्म पे, ये देश जो है पूरे भारतीय टूरिज्म पे ही आधारित है। इसका अपना कोई ना, इसके पास खनिज संपदा, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये देश पूरी तरीके से मालदीव जो है टूरिज्म पे आधारित है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ है, ठीक है। अगला है व्यापार स्वास्थ्य डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता, ये भारत और नामीबिया के बीच हुआ है। अब ये आपको बताना है कि मत्स्य पालन और जलीय मंत्री कौन है, इसको आप क्वेश्चन बताइए, मत्स्य मंत्री कौन है? मत्स्य मंत्री एवं जलीय, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री बिहार के ही हैं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, वही समय कैबिनेट मिनिस्टर है इसके। व्यापार स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और नामीबिया के बीच। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। अब देखिए पनडुब्बी सहयोग समझौता, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत,
अब देखिए स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत, ये स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण समझौता ये हुए भारत और नॉर्वे के बीच। भारत और नॉर्वे, दुनिया का खूबसूरत देश ये भी है नॉर्वे, दुनिया के खूबसूरत देश में नॉर्वे भी है, ठीक है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर भारत और डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है और यहाँ पे 2070 तक कार्बन उत्सर्जन एकदम खत्म करने की ओर लक्ष्य है इनका। मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, जो भी होगा एनर्जी इलेक्ट्रिक और सूर्य के द्वारा ही एनर्जी का समापन और ग्रहण होगा भारत और डेनमार्क के बीच में, ठीक है। बौद्ध सहयोग, देखिए बौद्ध सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, तो बौद्ध सहयोग कहाँ होगा, जहां पे बुद्धिस्ट होंगे, भारत और वियतनाम। वियतनाम में भी बुद्ध जनसंख्या काफी ज्यादा है, ठीक है, बुद्धिस्ट लोग मानने वाले वियतनाम में भी है। आयुर्वेद कृषि और संस्कृति, आयुर्वेद कृषि और संस्कृति 2025 से 29 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ, भारत और अंगोला के बीच में। कहाँ हुआ है, भारत और अंगोला में। 26 राफेल मरीन लड़ाकू, 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने 63। अब आपको तो ये पता है ना कि राफेल कहाँ से आया है, ये तो आपको जानकारी अच्छे से होगी कि ये राफेल ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल, और ये फ्रांस से आया बेटा। कहाँ से आया है, फ्रांस से। तो 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु ये कहाँ से हुए, भारत और फ्रांस। ये याद रखना कि राफेल जो था ये फ्रांस से है, बस बाकी आपको ये संख्या याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे राफेल लिखा रहेगा। और राफेल का जो समझौता हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और अर्जेंटीना। कहाँ हुआ बेटा, भारत और अर्जेंटीना। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु समझौता भारत और निकारागुआ। कहाँ पे, भारत और निकारागुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और अर्जेंटीना के बीच, और एक ये भारत और फ्रांस के बीच। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे क्या कह रहा है। आर्थिक सामाजिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना लागू करने हेतु जो समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और निकारागुआ, ठीक है। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था। बेटा किसके बीच हुआ था, भारत और दक्षिण कोरिया। दो देश हैं, एक है उत्तर कोरिया, उसके फिर दक्षिण कोरिया, ठीक है, नीचे है दक्षिण कोरिया। इन दोनों के बीच कौन सी समांतर रेखा काम करती है आपको लिखना है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा काम करती है, वो एक समांतर रेखा, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। ब्रह्मोस, अब देखिए फिर यही क्वेश्चन आया कि इसके नाम से याद रखना, ब्रह्मोस किसके बीच होता है, तो आपको आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन समझौता भारत और इंडोनेशिया। वैसे तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात, यहाँ पे निर्यात हो रहा है, $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है। और ब्रह्मोस जो है ये मिलकर बनाई थी स्टार्टिंग में भारत और रूस ने, लेकिन ब्रह्मोस चूंकि इसमें भारत का भी अंश है, ब्रह्मोस भारत ही बनाता है, तो इसके लिए जो है इसका निर्यात हुआ है इंडोनेशिया के लिए। कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया के लिए। तो या तो देखिए ब्रह्मोस दो ही है, या तो भारत आएगा उसमें नाम या रूस आएगा, ठीक है, क्योंकि तो दो नाम से बना है। ब्रह्म अपने यहाँ का है नदी ब्रह्म, और एक वहां की ओगस नदी है, लोगस नदी है, उसी से बना है ये ब्रह्मोस, ठीक है। गैर बासमती सफेद चावल, देखिए गैर बासमती, एक तो बासमती चावल होता है, एक है गैर बासमती। तो जो गैर बासमती सफेद चावल है उसके व्यापार समझौता ज्ञापन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन करते जाइए क्योंकि प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी बीपीएससी में क्वेश्चन यहीं से उठने वाले हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, और आएंगे भी तो आपके काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब सही कर लेगा। आयुर्वेद दिवस, अब देखिए दिवस की बात जानकारी देनी है, तो दिवस में मुख्य बिंदु क्या है, सिर्फ आपको दिवस ज्यादा पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको खुद ही बता देंगे। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है, 23 सितंबर को। कब मनाया गया है, 23 सितंबर को। फिर महिला शिक्षक दिवस, एक तो होता है शिक्षक दिवस होता है, एक होता है महिला शिक्षक दिवस। तो महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 3 जनवरी को। और इसमें लिखा है तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि जो है 3 जनवरी को किसकी जन्म जयंती है, सावित्रीबाई फुले की। इनकी जीवनी आप एक बार पढ़िएगा, एक मूवी भी आई है, फुले एक मूवी भी आई है, इसको अगर कभी समय मिले जीवन में, वैसे तो समय मिल नहीं पा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर कभी समय मिले तो ये मूवी जरूर देखिएगा, फुले, ठीक है। इसको आप देखिएगा, महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को होता है। विश्व ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस जो है
ये 21 दिसंबर को, इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस है नहीं। नमो भारत दिवस, देखिए नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को, नमो भारत जो ट्रेन चली थी परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पे 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस ये अपने लिए मना लेते हैं। ये लोग खाली हैं, 2 लोग जो गुजरात से आए हैं वो खाली है, उनको नमो भारत दिवस, वो ट्रेन चलाएंगे, एक ट्रेन चलाएंगे तो उसमें 25,000 करोड़ का पहले तो खर्चा कर देंगे कि उसका प्रचार हो जाए समय से पहले, तो जितना चलेगा ना उससे ज्यादा का वो प्रचार कर लेंगे। हैदराबाद मुक्ति दिवस बेटा, ये आपको मालूम है हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये 17 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, ये एग्जाम में आ भी चुका है, ये 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है हैदराबाद मुक्ति दिवस। गृह मंत्रालय घोषणा कर हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 को, उस दिन किस में मनाया जाएगा? ऑपरेशन पोलो इसका नाम था, के तहत हैदराबाद के निजाम शासक से मुक्त कराया गया था। ठीक है, सरदार पटेल साहब उस समय जो है देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, उन्हीं के नेतृत्व में सरदार पटेल साहब के हैदराबाद मुक्ति दिवस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला देखिए संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून को मनाया गया है, ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी समय पे जो है देश में जो है आपातकाल लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? आपातकाल। बाकी 2 लोग हैं जो इसको मनाते हैं देश में, और 2 ही लोग जो है इसको प्रचार करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो बेटा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, देखिए 25 जून से चालू हुआ था और 21 मार्च तक वो लगा था क्या? भारत में आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस ये कब मनाया जाता है? 30 मई को। अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, देखिए अभी एक भारत में खिलाड़ी आया था जो है फुटबॉलर, मेसी नाम है उसका, वो आया था, टूट पड़े थे कुत्ते की तरह, हमारे यहाँ के लोग टूट ही पड़ते हैं किसी को भी देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब हर साल 25 मई क्या मनाया जाएगा? विश्व फुटबॉल दिवस। अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, और ये आ भी चुका है 24 मई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 मई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी, देखिए पेंच सींग वाली बकरी जिसको हम जंगली बकरी कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है, यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बकरी को बकरी ही पसंद आई अंत में, पाकिस्तान को राष्ट्रीय ये पशु भी है। पाकिस्तान का क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है। कौन सा? मारखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। और ये जो राष्ट्रीय पशु है ये क्या है? जंगली बकरी है। ये लोग जो है इसका साले कुछ भी खा लेते हैं, तो ये तो उनका हो गया राष्ट्रीय पशु। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सब ध्यान रखना है कि वो सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए विश्व बास्केटबॉल दिवस, इसका कोई मतलब नहीं। विश्व बास्केटबॉल याद रखिए कि बास्केटबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। बास्केटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2001 पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, मनाया कब जाता है? 21 दिसंबर को। और बास्केटबॉल के बारे में ये भी जान लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रीय क्या है? खेल है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? मरखोर है, जो क्या है? एक जंगली बकरी है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं। नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे, एक तो होता है नॉन वेज डे, एक होता है नो नॉन वेज डे। ये 25 नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। ठीक है, इसका काम इन लोगों का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका काम सिर्फ घोषित करना है, इनको कोई लागू करने से मतलब है ना इनको लेना देना है। ठीक है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस घोषित कर दिए हैं, पेपर में छप गया है, बात खत्म, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब है? 23 अगस्त। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की। अब ये क्यों मनाया जाता है तो ये देख लीजिए। चंद्रयान 3 क्यों बेटा? चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो इसमें इसरो का कोई योगदान नहीं बेटा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में इसरो को कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान ये भाई साहब ले जाएंगे। ये जो है
इनका सारा योगदान रहेगा। बाकी इसरो का क्या ही योगदान है भगवान। प्रचार हो गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा, प्रचार कर दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये देखिए 28 मई को मनाया गया। एक बाल वीर दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक है, ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर, बेटा इनको पता नहीं क्यों ये सरकार बार बार महानता का दर्जा दे रही है। ये अंग्रेजों से माफी मांगे थे, और एक बार नहीं मांगे थे, कई बार मांगे थे, माफी मांगे थे ये। ठीक है, हम कहते हैं देश के लिए जितने भी लोग शहीद हुए, ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 28 मई को। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो संसद बीपीएससी टीआरई 2 में आया था क्वेश्चन, देख लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संसद भवन का उद्घाटन, संसद जो नया संसद भवन बटा है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को। आपको ये बताना कि जो नया संसद भवन बना है, जो नया संसद भवन बना उसके वास्तुकार कौन है? आपको एक क्वेश्चन बनाना है कि जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है। और बेटा ये जो वीडी सावरकर हैं, इनको ये लोग अपना वीर मानते हैं, पर ये आदमी गद्दारी किया था हिंदुस्तान के साथ। एक्चुअली में जब इसको रखा गया था जेल में, ठीक है, अंडमान निकोबार में एक जेल है, वहां पे जब इसको रखा गया, ये आदमी कम से कम अंग्रेजों से कम 50 बार तो माफी मांगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस इस आदमी की नहीं है, पर प्रेजेंट की जो सरकार है वो उसकी विचारधारा से शायद मैच करता होगा, तो इसलिए। लेकिन माफी मांगने कितनी भी दिक्कत आती, लेकिन अपनी जान के लिए अगर आपने माफी मांग ली है तो फिर देशभक्ति का कोई प्रमाण नहीं। फिर तो कोई भी मांग लेता, फिर तो गांधी जी भी मांग लेते, पटेल जी भी मांग लेते, नेहरू जी भी मांग लेते, कोई जो लोग लड़ रहे थे देश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखिए, समर्पण दिवस। समर्पण दिवस 11 फरवरी को, देखिए 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर उपलक्ष्य में ये अपना ये लोग मना लेते हैं इसका कोई समर्पण दिवस। समर्पण दिवस हो गया 11 फरवरी। 11 फरवरी को ये जो दीनदयाल जी थे, इन्होंने अच्छा काम किया था बेटा। दीनदयाल जी का काम ये था कि ये गरीबों के लिए, दीनदयाल जी गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा में अपना समय दिए थे। कब दिए थे, कहाँ दिए थे, इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन समर्पण दिवस 11 फरवरी को दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के, इस दिन पुण्यतिथि थी इनकी। ठीक है, उसको हम समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस बेटा, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इसी दिन वर्ष 1971 भारत ने, देखिए भारत ने मान्यता दी थी किसको? बांग्लादेश को, कि ये एक नया देश माना जाएगा। इसी को बांग्लादेश का पुराना नाम पहले जो क्या था बेटा? बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। कब मनाया था बेटा? 16। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, कब? 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, कब? सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए इसी की हम बात कर रहे थे बेटा, वीर बाल दिवस। ये जो क्वेश्चन है इसी की हम बात कर रहे थे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, वीर बाल दिवस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वीर बाल दिवस। इसको देखिए आप, वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को बेटा, 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुरु गोविंद सिंह, ये देखो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। जनजाति गौरव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। मैं आपको बता चुका हूँ 3 राज्य आप जरूर घूमिएगा जीवन में, एक तो है झारखंड, एक है केरल, पीछे मैं बता चुका हूँ, एक है पंजाब। जब पैसा कमाइएगा जीवन में, कभी कुछ कर लीजिएगा, यहाँ जरूर घूमिएगा। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस, यहाँ मैं गया भी हूँ, यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे जो है बेटा मूर्ति लगा हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के अवसर प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को बेटा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है,
ये अच्छा क्वेश्चन था। जनजाति गौरव दिवस वाला याद रखिएगा 15 नवंबर को बेटा, कब है? 15 नवंबर को। ठीक, अब आगे देखिए, ये जो भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने बेटा उनके लिए है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसका क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, पारादीप फास्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। पारादीप, पारादीप कहाँ पे है? पारादीप उड़ीसा में बेटा, इसे याद रखिएगा। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पारादीप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। यूनिसेफ इंडिया बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश, ठीक है, कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश के बारे में जानते होंगे, साउथ की एक्ट्रेस है बेटा, साउथ एक्ट्रेस है सर। इनके बारे में तो आप लोग कुछ ज्यादा ही जानते होंगे जहां तक हमको जानकारी है, ठीक है। तो यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के लिए, ठीक है ना। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर ये रोहित शर्मा जी बने हैं। हिटर है अपना, हिटमैन, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियम लीग भारत के लिए संजू सैमसन बने हैं। जो इंग्लिश प्रीमियम लीग होगा उसमें भारत के लिए एम्बेसडर संजू सैमसन है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, क्रिकेटर है बेटा, इनके बारे में आप जानते होंगे, क्रिकेटर है, ये महिला क्रिकेटर है और अभी कप्तान भी थी शेफाली वर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण जी बनी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा है। कौन बेटा? अभिनव, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला ये बनाए गए हैं। ये बेटा, ये लड़का जो है वहां पे गया था जो है अंतरिक्ष में, वही वाला है ये विकसित भारत। तो इस विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। लेवाइस्को की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, ये आप लोग पहने होंगे, इसका टी शर्ट आता है बेटा ब्रांड का, ठीक है। तो ये आलिया भट्ट है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन कौन है? नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। हाँ बेटा, ये दोनों एक्टर हैं, ठीक है, ये फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। स्वीप आइकॉन जो बने थे बिहार चुनाव के, ये बने थे क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, ठीक है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम, ये जो है मिलिंद सोनम है, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बेटा, ये जो है ये बंदा स्टार आदमी है, स्टार, पूरी दुनिया इस आदमी को जानती है, ठीक है, स्टार। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि झारखंड रांची के रहने वाले थे धोनी साहब, तो वहीं के हैं, ठीक है। और बाकी अब देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। इसमें साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा चुनाव, ये देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है बेटा, यूपी आरओ का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा था कितने चरणों में हुआ था, यही क्वेश्चन आया था बेटा, यही सेम क्वेश्चन आया बेटा यूपी आरओ 2025 वाले में, यही क्वेश्चन आया था। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित, यही चरण पूछा था बेटा कि कितने चरणों में आयोजित किया था। 4 ऑप्शन दिया था, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है मोदी साहब जो किसी भी तरीके से जिसमें प्रधानमंत्री बन पाए हैं, तो वो 7 चरणों में हुआ है बेटा। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। देखिए लिखा है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जो हमारे विश्व गुरु जी है, विश्व गुरु साहब है, उनको भी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। विश्व गुरु, देखिए विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें, बीजेपी को मिली थी 240 सीटें, ठीक है, कांग्रेस को मिली थी 99 सीटें, ठीक है, समाजवादी पार्टी को 37 सीट, और AITC है बेटा, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है बेटा, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्ष ममता जी हैं, ममता दीदी, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी है, 29 सीटें इन्होंने जीती। फिर है DMK, ठीक है, ये तमिलनाडु की है DMK। फिर TDP, ये TDP है तेलुगु देशम पार्टी, जिसके हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और फिर जनता दल यू, इसकी 12 सीटें हैं, नीतीश कुमार, ठीक है, ये आदमी अमर है, जब से देखा जा रहा है यही आदमी CM है, पता नहीं कब तक रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके आगे आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे अब आप ब्रांड एम्बेसडर भी देखते चलिए उधर भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हो गया था ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया बेटा, सचिन तेंदुलकर की बेटी है। इसके बारे में तो आप लोग कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, जो जरूरी चीज है उसको तो जानकारी आपके बारे में कम ही होगी, ठीक है। लेकिन जिनके बारे में नहीं जानना है
उनके बारे में आप लोग कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी हैं। माधुरी दीक्षित नेने, इन्होंने अमेरिका में शादी कर ली है बेटा, माधुरी दीक्षित नेने, ठीक है। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, आप देखते होंगे प्रचार में। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले जी हैं, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, बंगलौर के, ठीक है, तो अनिल कुंबले जी हो गए। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये नीरज चोपड़ा है ऑडी के, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, ये विकसित भारत में इनका भी बहुत योगदान है, ये भी इनको भी आज़ादी मिली है देश में, ये आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, देश की आज़ादी में इनका भी योगदान है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये कैटरीना कैफ है, ये महिला, इसके बारे में आप इसकी जीवनी पढ़िएगा। एक महिला जो इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से बेटा, आके दुनिया में और हिंदुस्तान में अपना नाम बनाया, ठीक है। इसको इसकी इसकी जीवनी आपको एक बार पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि सुंदर है, इसलिए भी कि सुंदर से ज्यादा इसने कितनी मेहनत की है कि इंग्लैंड से आके एक महिला हिंदुस्तान में बॉलीवुड पे राज किया, ठीक है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनी है, क्योंकि मालदीव को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो है मालदीव पूरी तरीके से बेटा पर्यटन पे आधारित है, और पर्यटन में चूंकि फेमस पर्सनालिटी ही उसको कैच कर पाएगी। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फेडरल बैंक के विद्या बालन जी हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं, ये जो है इनके हस्बैंड हो चुके हैं अभी, ये इनके हस्बैंड हैं और ये इनके हस्बैंड हैं, ठीक है। हाँ, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना, टाटा कौन है? विक्की कौशल। क्वेश्चन दोनों, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, ठीक है। टाटा मोटर्स के फिर विक्की कौशल, देखिए दो बार याद आ चुका है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर और टाटा मोटर्स दो बार छप किया बेटा ये विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज है बेटा, क्रिकेटर है ये। जसप्रीत बुमराह, कार्तिक आर्यन, तीन लोग बने हैं स्केचर्स के, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, इंडिया गेट जो बासमती चावल है इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ठीक है। फिक्की, ये भी आदमी अपने आप में महान है, ये आदमी अपने आप में महान है। बॉलीवुड में जिस तरीके से इलाहाबाद से निकल के इस आदमी ने दुनिया में अपना नाम बनाया, ठीक है, अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है बेटा, ठीक है, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है। पूमा इंडिया कौन है? पीवी सिंधु है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, खो खो 2025 के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? सलमान खान। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये समझ लीजिए, कुल मतदान हुआ था, इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है, जो 65.7% मतदान हुआ था 18वीं लोकसभा में, उसका दिया बेटा। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84%, सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ था? लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश, 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम में हुआ था बेटा 81% स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में, ये सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? बिहार में। यहाँ लोग मछली चावल खा के सो रहे थे तब, मछली और चावल खा लेता है बिहारी, आराम से सोता है, इसको वोट वोट से कोई मतलब नहीं है। दर्ज किया गया जम्मू और कश्मीर में यह 56 इतना % रहा, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर से थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर 5 हाँ, जम्मू कश्मीर ज्यादा है। चुने के सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है, इनके लिए कोई उम्र नहीं बेटा, ये जब तक जिंदा है तब तक चुनाव लड़ेंगे सांसद लोग, ठीक है। बाकी कर्मचारियों के लिए यही है कि 60 साल में रिटायर कर देगा ये सरकार। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं, 3 सांसद जो है 25 वर्ष के हैं, देख लीजिए। और सबसे उम्रदराज सांसद है डीएमके केटीआर बालू, जो 82 वर्ष के हैं। केटीआर बालू कितने के हैं? 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हो गए हैं, फिर अगले साल 84 वर्ष के हो जाएंगे, फिर 85 वर्ष के भी हो जाएंगे इनके हिसाब से। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, मतलब ये संख्या पूछ सकता है बेटा कि 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद बनी है, तो 74 महिला सांसद बनी है बेटा। कितनी बनी है? 74 महिला सांसद बनी है, विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। देखिए इसके पहले वाला जो लोकसभा था 2019, जो कि 17वीं लोकसभा था बेटा, वो 17वीं था, उसमें 78 थी, मतलब 4 ज्यादा थी, मतलब आगे चल के कम ही हो गया। देखिए 74 महिला सांसद ही रह गई। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए, मतलब 216 सांसद ऐसे थे जो दोबारा जीते। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 46% तो कम ही बता रहा है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हैं, देखिए 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद भी हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के
संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से लगभग 11,75,092 वोटों से पराजित किया। यहाँ पे इस सीट पे बेईमानी हुई थी बेटा, कांग्रेस का वो जो आदमी पर्चा दाखिल किया था उसका पर्चा ही रद्द कर दिया था इन लोगों ने। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक कितना वोट नोटा, उसी सीट पे सबसे ज्यादा नोटा को वोट पड़ा था उसी सीट पे, क्योंकि लोग जो नाराज थे वो नोटा को वोट दे दिए थे। ठीक है, उसी सीट पे नोटा सर्वाधिक, या अब तक के किसी भी लोकसभा द्वारा विधानसभा चुनाव द्वारा सबसे शंकर लालवानी के विरुद्ध वहां पे बेटा पर्चा ही कैंसिल कर दिया गया था, उसके एवरेज में ऐसा हुआ है। आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, देखिए खो हो गया था भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बेटा, ये साउथ की एक्ट्रेस है, इनको भी आप लोग, इनके बारे में आप लोग ज्यादा ही जानते होंगे, कम तो जानने का सवाल ही नहीं उठता। जहां जानना है वहां जानना ही नहीं है, और जहां नहीं जानना है वहां ज्यादा जानना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। देखिए बेटा, इस बात को हम आपको बता दें कि जो आप जानते हो एग्जाम में आएगा भी नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस क्षेत्र से गुजरे हुए, तो हम आपको इस बारे में जानकारी जो दे रहे हैं कि सब क्वेश्चन ना तो आया है ना तो कभी आएगा, ये बस दे दिया गया है क्योंकि ये बनाए गए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि सब क्वेश्चन आता भी नहीं है, और जो आएगा वो आपके ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर, इनके बारे में पूछेगा, इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, लेकिन इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा इसके वाले से, ठीक है, क्वेश्चन इसके वाले से नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, क्वेश्चन इस वाले से आएगा, मनु भाकर से, कौन सा खेल खेलती है, 90% लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, जबकि इससे ज्यादा ये सुंदर है। आपने नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं कि इससे ज्यादा ये सुंदर है, बस ये खेल खेलती है। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर भी है मनु भाकर। आपने नहीं देखा होगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आपने नहीं देखा होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए कि मनु भाकर कौन सा खेल खेलती है, इसको याद रखें। अगला देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाया गया, एक्टर है बेटा, ये एक्टर है। ठीक है, थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी बनाए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक इतना 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए थे। ठीक है, नोटा का फुल फॉर्म बताइए, NOTA, नोटा का फुल फॉर्म पूछेगा बेटा एग्जाम में, नन ऑफ द एबव, इसका होता है नोटा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नोटा को मिले सर्वाधिक मत। वर्ष 2000 में गोपालगंज बिहार में नोटा सर्वाधिक 51,660 गोपालगंज में, इसके पहले का रिकॉर्ड रहा बेटा, अब ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हो गया नोटा वाला। ठीक है, सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते थे, वहां से मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध जीत गए थे। ठीक है, सूरत से। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने में दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं, ये जबरदस्ती कुर्सी के लिए जो है बनते रहते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कुर्सी से मतलब है उनको, जबरदस्ती से मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरी बार चौथी बार उनको जब जब मौका मिलेगा कुर्सी पे बैठ जाएंगे, उनको नहीं मौका मिलेगा तो भी वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे, वो सब होशियार आदमी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये उत्पाद है बेटा और ये माह है, कौन से महीने में कौन सा राज्य किस मामले में क्या चीज उत्पादित कर रहा है। वेरियोर कॉटन साड़ी, देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि जो वेरियोर कॉटन साड़ी है ये किस राज्य में मिलती है, बस यही आपसे पूछ लेगा। यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, बाकी ये जो लिखा हुआ है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरियोर कॉटन साड़ी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। कविंदा पड़ीप नट्टू शक्करई, ये जो गुड़ है वहां का, ये गुड़ है बेटा। ठीक, ये किस राज्य में पाया जाता है, क्वेश्चन ये बनेगा तो आपको क्वेश्चन बताना है कि तमिलनाडु में बनेगा। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये जो है मक्कल पात्रंगल है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। थुई मल्ली चावल, ये क्वेश्चन बेटा आएगा, थुई मल्ली चावल ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि तमिलनाडु में। ठीक है, अम्बा समुद्रम चुप्पू सामान, ये लकड़ी खिलौने बेटा। ठीक है, अम्बा समुद्रम चुप्पू सामान लकड़ी खिलौना, ये किस राज्य में, तो ये आपको बताना है कि तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा बेटा। आंध्र प्रदेश में, देखिए उत्तर भारत में तो जो होगा वो तो आप पहचान ही जाएंगे, आगे आएगा उत्तर भारत में पहचान जाएंगे आपको। साउथ में 2-3 राज्य, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, बस इतने से आपको दिक्कत होनी है। देखिए आंध्र प्रदेश में पोंडरू खादी है। ठीक है, पोंडरू खादी। ठीक, और तमिलनाडु वाले में बेटा ज्यादातर में देखेंगे तो आप उसमें जानते हैं माँ शब्द छिपा रहेगा, जैसे देखिए ना माँ यहाँ पे है, ठीक है, फिर माँ यहाँ पे भी है, फिर माँ यहाँ पे भी है, सब में माँ, देखिए माँ यहाँ पे भी है, माँ यहाँ पे भी है। ठीक है, ज्यादातर तमिलनाडु वाले में माँ शब्द छिपा रहेगा तो तमिलनाडु मारिएगा। आंध्र प्रदेश, पोंडरू खादी, हाथ से बुनी हुई सूती कपड़ा जो है
पुंडरू खादी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल बेटा, यहाँ पे संतरा उगता है बेटा। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में संतरा ज्यादातर दो ही राज्यों में होता है बेटा, एक पश्चिम बंगाल और एक महाराष्ट्र। यहाँ पे एक मंदारिन संतरा है जो दार्जिलिंग के पास में है, तो वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सिक्किम में क्या है बेटा, तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित पारंपरिक लेप्चा जो है, लेप्चा क्या है बेटा, एक जनजाति है बेटा। लेप्चा क्या है, जनजाति है जो ये वाद्य यंत्र बजाती है। लेप्चा एक जनजाति बेटा जो सिक्किम में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आया होगा कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। भूटिया, लेप्चा, ये सब सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश, दाओ, ठीक है, एक ब्लेड है दाओ, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है बेटा। मध्य प्रदेश हीरा, ये तो आपको मालूम है, हीरा पन्ना जो मध्य प्रदेश, बताया ना कि उत्तर भारत वाले आपको 90% जानकारी होगी। मामला यही इन्हीं दोनों में फंसता है, इस वाले में और इस वाले में, और बाकी आप क्लियर कर ले जाएंगे। गुजरात में अंबाजी संगमरमर, संगमरमर दो ही जगह से आता है बेटा, एक जो है आपका गुजरात से और एक जो है मध्य प्रदेश से, एक राजस्थान से, तीन ही जगह संगमरमर आता है। तो जो अंबाजी संगमरमर है वो गुजरात से आता है, ठीक है। गोवा से ओजोफेनी, अब ये ओजोफेनी वही जो बियर टाइप का पदार्थ होता है बेटा, उसको ओजोफेनी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ओजोफेनी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ओजोफेनी के बाद ये फेनी एक तरीके का बेटा जो बियर वर लोग पीते हैं, आप तो लोग जानते होंगे, हमको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह है बियर टाइप का ही सामान। देखिए राजस्थान में सांगरी बीन, ये फली है, ठीक है, सांगरी बीन। यहाँ भी जीवन में एक बार मौका मिले तो जरूर घूमिएगा, राजस्थान में भी बहुत ही खूबसूरत जगह ये भी है, शुद्ध रेगिस्तान, ठीक है। केरल, यहाँ भी घूमिएगा, केरल में भी कन्नाडिपया आदिवासी हस्तकला है बेटा केरल में। और मेघालय रिंडिया सिल्क है और खासी हैंडलूम है। देखो खासी, ये आपने सुना होगा, पहाड़ है वहां पे खासी, गारो खासी पहाड़ है, उसी के नाम पे पड़ा है। तो खासी से आप पकड़ लेंगे कि ये मेघालय में रिंडिया सिल्क भी है और खासी हैंडलूम भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये तो पता है, मैंने बताया ना, उत्तर भारत को आप सब पहचान जाएंगे। बनारसी सहनाई है, बनारसी तबला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल नोलेन गुड संदेश, देखिए पश्चिम बंगाल में मिठाई है बेटा नोलेन गुड संदेश, देखिए ना, संदेश बोलते हैं, सौंदेश, सौंदेश ऐसे बोलते हैं ना वो, सौंदेश तो वही है, मिठाई है एक, ठीक है। तमिलनाडु कुंभकोणम पान के पत्ते, तमिलनाडु क्या है, कुंभकोणम पान के पत्ते हैं, थोवलई फूल माला है, ठीक है। तेलंगाना वारंगल चपाता मिर्च, तेलंगाना में क्या है, एक टमाटर मिर्च है बेटा, उसको हम वारंगल चपाता मिर्च बोलते हैं। गुजरात में क्या है, सौदागरी ब्लैक प्रिंट, ठीक है, सौदागरी ब्लैक प्रिंट है, वहां का एक उत्पाद है। देखिए अब असम में क्या है, बोडो जौ ग्वारन, चावल की बियर बनती है बेटा, चावल की बियर, ये चावल की बियर बोडो जौ ग्वारन, यही जो है यहाँ से ये चली है, ये झारखंड तक बनती है चावल की बियर, ठीक है। और नशा बहुत तेज करती है, चावल को माड़ से बनाया जाता है, इसको महकता है। बोडो जौ ग्वारन चावल बियर बोलते हैं इसको। मैम्ब्र जौ बिडवी चावल बियर ये भी है। बोडो जौ गिसी चावल बियर ये भी है। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है बेटा, बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है। बोडो 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 सब लगा है, जहां बोडो ज्यादा लगा है सब असम में है। अब बोडो वहां पे क्या है, जनजाति में, देख लीजिए बोडो 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 लगा है, और आपको पता है कि वहां की जनजाति भी है बोडो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं। आगे देख लीजिए बोडो, अब सब में बोडो लगा है, बोडो खागा पदार्थ, बोडो ये बोडो वो, तो इसको जो भी बोडो लगा रहेगा उसको आप कहाँ दिखाना है, असम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश शामली जिले के गुड़, अब शामली जिला पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बाकी क्लियरेंस है, ठीक है। आगे ये और देख लीजिए, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब रखा गया है। देखिए भारत ने ये डिसाइड कर लिया बेटा कि हम यूरिया आयात को क्या करेंगे, बंद करेंगे, यूरिया आयात को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 में। ये इनका काम है सिर्फ लक्ष्य रखना बेटा, ये तो दो लोग आए हैं ना, ये जो दो लोग आए हैं उधर से, इनका काम है सिर्फ लक्ष्य रखना, इनका कोई लेना देना है नहीं। आज भी आयात हो रहा है और 2026 चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है, 2030, लक्ष्य 2025 में, और इसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है, ठीक है। फुट और माउथ रोग होता है, जो जानवर होते हैं बेटा, जो जानवर होते हैं उनका पैर जो है फूलने लगता है। गांव से जो संपर्क रखते होंगे वो जानते होंगे, मैं खुद गांव से संपर्क रखता हूं, तो इसलिए मुझे देखा है मैंने, मेरी जानकारी में है, ठीक है। और नहीं भी जानकारी है तो कोई बात नहीं, फुट और माउथ रोग होता है, फूलने लगता है मुंह भी और पैर भी, ठीक है। अब देखिए सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, आज तक नहीं बिछा बेटा, इनका सिर्फ लक्ष्य है, आ चुका है 26। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इनका काम सिर्फ लक्ष्य रखना है, कागज में इन्होंने उठाया, उसमें लक्ष्य रख दिया। आज 2026 चल रहा है, आज तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछा है, ठीक है। सही से 5G भी नहीं चल पा रहा है, लगभग जो भी लोग चला रहे होंगे तो ज्यादातर वाईफाई लगवाए होंगे। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025, ठीक है।
भारत को टीबी मुक्त कब बनाना 2025 में। पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 का लक्ष्य परंतु 2025 में पूर्ण हो चुका है। ठीक है, क्यों पूर्ण हो चुका है उसके बारे में बता दें कि जो पेट्रोलियम मंत्री, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री थे नितिन गडकरी, उन्होंने अपने दोनों बेटों को इसका टेंडर दिया। ठीका अपने घर में ही रखा और ठीका करके वो करोड़पति से अरबपति हो गए दोनों बेटे उनके। ठीक है, तो भी आदमी जो है शुरू में बड़ी बड़ी बातें करता है गुरु, उसके बाद फिर उसने अपने बेटों को टेंडर दिया 20% मिश्रण वाला। ठीक है, और टेंडर जो है उन दोनों बेटों ने अरबों खरबों की संपत्ति ने 20,000 करोड़ की, तो कंपनी 5,000 करोड़ सीधा 20,000 करोड़ की हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये सिर्फ वही न्यूज समाचार और टीवी पे ही दिखाने के लिए बनी हुई है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य ये 25 मार्च 2026 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 तक। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027-28 में। बेटा कब है 2027 में। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 में। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, कब लॉन्च हुआ था अगस्त में। कब अगस्त को 23 अगस्त को। पीछे पढ़ाया जा चुका है कि 23 अगस्त को चंद्रयान, जिसमें क्या बनाया गया था अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, तो याद रखिएगा इसको। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2028 है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक का बेटा। ठीक है, और ये भी आपको बताइए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्पात क्षमता हासिल किसके पास है, तो वो चाइना के पास है। सबसे ज्यादा इस्पात क्षमता इसमें किसके पास है, चाइना के पास। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है बेटा। ठीक है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। ठीक है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है 2030 तक है। ये कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक है। कपड़ा निर्यात 3 गुना करना है, कब करना है बेटा 2030 तक। ज्यादातर लक्ष्य बेटा 90% 2030 ही वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर लक्ष्य कौन से हैं 2030 वाले ही हैं। ठीक है, क्योंकि 25 में तो इनसे होना नहीं है और 26 में भी नहीं होना है, इनको बस लक्ष्य रख देना है। 30 में जब पहुंच जाएंगे तो ये 35 कर देंगे, जब 30 में पहुंच जाएगी सरकार तो 35 कर देगी, फिर उसका 40 कर देगी, ऐसे करते चली जाएगी आगे। फिर एक दिन इनको समझ में नहीं आएगा, बेच के हिंदुस्तान ये खुद ही चले जाएंगे। कपड़ा निर्यात। ठीक है, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। ठीक है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन बेटा, अब इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता में गवर्नमेंट सरकार ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक की ओर फोकस रखी हुई है इस समय। ठीक है, वो चाह भी रही है कि जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाने की क्षमता 2030 तक कर दिया जाए। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। अब देखिए यहाँ मलेरिया उन्मूलन की बात करा है बेटा, मलेरिया वहां पे जो था टीबी उन्मूलन था, टीबी उन्मूलन 2025 है। टीबी उन्मूलन कब है 2025 है, लेकिन मलेरिया उन्मूलन कब है 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है 2030 तक है। ठीक है, HIV एड्स को कब तक 2030 तक। ठीक है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। कब है 2030 है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब है 2030 है। भारत का अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 है बेटा। ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भारत का जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है ये 2035 दिया हुआ है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य है वो 2040 है। देखिए जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारना है वो लक्ष्य उसके कब है 2040 है। ठीक है बेटा, तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है बेटा, ये आपको बताना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेड्डी साहब हैं। जो रेड्डी साहब हैं, क्या नाम है उनका, वो आपको कमेंट में लिखना है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है 2047 तक। 1 लाख मेगावाट तक। ठीक है, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। ये विकसित रोज इसका हल्ला है बेटा, इसका हल्ला रोज है और ये यूजीसी में ही परेशान है, बस इसका हल्ला इनका रोज रहता है, इस पे बात ही नहीं होती है। जो विकसित भारत बनाने वाला है इस पे नहीं इस बात होती, यूजीसी इसी पे ये टाइम पास करते हैं, इनका टाइम पास का ही अड्डा है बेटा। ठीक है, इनको काम वाले मुद्दे पे बात नहीं करनी, बस ये लक्ष्य बना लेते हैं बस, इनका बाकी इतने काम है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2047। ज्यादातर लक्ष्य इन्होंने फिर नीचे 30 के बाद ज्यादातर आंसर 47 पे गया है। ठीक है, तो याद रखना है 47 कर दिए हैं ताकि जब तक रहेंगे तो हम ही रहेंगे। ठीक, पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य 2047 कर दिया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। मुंबई शहर में भी अभी मुंबई शहर की नई मेयर बनी है बेटा, उसका आंसर बताना है आपको। मुंबई शहर की नई मेयर बनी है तावड़े, रितु तावड़े। ये देखिए मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करे रितु, इनका नाम है रितु, एक मिनट बेटा, रितु तावड़े पाटिल। रितु तावड़े पाटिल जो है ये मुंबई शहर की नई मेयर बनी है। रितु तावड़े पाटिल ये मुंबई शहर की नई मेयर बनी है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050, ये नई मेयर बनी है बेटा। ठीक है,
भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। जो नेट जीरो कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है, ये डेनमार्क के साथ समझौता भी हुआ, पीछे आप पढ़े होंगे। इसका लक्ष्य 2070 तक इसको पूरा कर लेना है। कब पूरा कर लेना है? 2070 तक इसका लक्ष्य जो है पूरा कर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा जो है अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको जो है आगे भी बढ़ाते जाइएगा अपने दोस्तों तक, तो ये थोड़ा सा आपको सही भी लगेगा और भला भी हो जाएगा उनका भी, जो थोड़ा सा सिर्फ पढ़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए जो जुड़ना चाहते हैं उनका भी अच्छे से। ये बात हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम इस एग्जाम के थ्रू ही बीपीएससी को क्वालिफाइड है और टॉपर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जानकारी देना बहुत जरूरी होता है कि जो इस चीज को समझना। देखिए क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, और वो जो पढ़ाई से ये क्वेश्चन उठा हुआ है भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों से वायुसेना को। अब देखिए राफेल वाला क्वेश्चन पीछे हम आपको बता चुके हैं, पीछे हम इसके जस्ट आपको बता चुके हैं, जस्ट इसके पीछे की राफेल, जब भी कभी राफेल शब्द आ जाएगा, ये शब्द ही राफेल, ये कहां से लिया गया? फिर से 114 राफेल आए हैं, कहां से आएगा? तो राफेल आएगा फ्रांस से। कहां से आएगा? फ्रांस से। अब रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री बेटा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी हरी झंडी। ठीक है, लिखा है 96 राफेल विमान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत भारत में बनेंगे। ठीक है, 18 विमानों को फ्रांस से उड़ान के लिए तैयार स्थिति में होगी आपूर्ति, ये रक्षा मंत्री जी ने दिया है। तो देख लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने वायुसेना के लिए युद्धक विमानों की कमी को पूरा करने के लिए देश के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे की स्वीकृति। इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रहे 114 और राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों फ्रांस से खरीद की जाएगी। वायुसेना की मारक एवं प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि की दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे इन विमानों की खरीद भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच अंतर्देशीय समझौते के तहत की जाएगी। इसमें 96 राफेल विमानों का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में किया जाएगा, जबकि दसॉल्ट एविएशन, इसको दसॉल्ट एविएशन पढ़ते हैं बेटा, दसॉल्ट एविएशन 18 विमानों की आपूर्ति उड़ान के लिए तैयार स्थिति में करेगी। मतलब 96 आएंगे, बाकी 96 यहाँ बनाए जाएंगे, बाकी 18 क्या होंगे वहां से उड़ के आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, बेटा ये क्वेश्चन याद रखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो को अगले हफ्ते भारत यात्रा से ठीक पहले डीएसी ने तीनों सेनाओं के लिए लगभग इतने लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद आवश्यकता प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की। इनमें कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीद के साथ साथ अमेरिका के 6 और P-8I समुद्री सर्विलांस व एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट की खरीद आवश्यक प्रस्ताव को मंजूरी भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बहुउद्देशीय राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से युद्ध के सभी मौकों पर हवाई प्रभुत्व की भूमिका निभाने की क्षमता बढ़ेगी। लंबी दूरी के हमलों के साथ ही वायुसेना की प्रतिरोधी क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक माने जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक है ये। इस सौदे में मेक इन इंडिया को खास तवज्जो दी गई है। सौदे का ब्यौरा अभी साझा नहीं किया गया, मगर सूत्रों के अनुसार 96 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिनमें 50% कल पूर्जे स्वदेशी होंगे। इन 114 विमानों की लागत अभी उजागर नहीं की गई है, मगर अनुमान है कि यह 2.90 से इतने लाख करोड़ रुपए तक होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति वैश्विक एआई समिट के लिए 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा पर होंगे और उनकी यात्रा से पहले राफेल के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, लेकिन अंतिम समझौते में अभी काफी समय लगेगा। डीएसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति खरीद प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगी। इसके बाद ही रक्षा मंत्रालय वायुसेना समझौते की प्रक्रिया को गति देंगे। अंतिम समझौते के बाद भी राफेल के उत्पादन और आपूर्ति की शुरुआत होने में करीब 5 से 7 वर्ष का समय लगेगा। राफेल की खासियत यह है कि यह हवा से हवा, देखिए क्या है राफेल, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर सटीक हमले करने में। एक तो हवा से हवा में तो मारेगी ही मारेगी, और हवा से जमीन पे भी राफेल मारती है, यही इसकी खासियत है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा उपयोग राफेल का ही हुआ था। साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल मेटियोर और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से सुसज्जित है, जो लंबी दूरी से भी दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है। बुधवार को ही वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने राफेल को, ये देखिए राफेल को क्या बताया था, ऑपरेशन सिंदूर का हीरो करार दिया था। मालूम है कि वायुसेना ने 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अप्रैल 2019 में आरएफ टेंडर जारी किया था। शुरुआती दौर में लॉकहीड मार्टिन का F-21 तथा बोइंग का F-A-18 और यूरोफाइट टाइफून शामिल थे, मगर बाजी फिर राफेल के नाम रही। वायुसेना में लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन संख्या निर्धारित 42 से घटाकर फिलहाल 30 पर आ गई है। इनमें 2016 में खरीदे गए 36 राफेल के 2 बेड़े भी शामिल है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक एक खबर हम रोज आपको जो इंपॉर्टेंट होती है वो हम आपको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? दे रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, वो हम आपको दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये शेयर करिएगा अपने भाई बहनों के पास। धन्यवाद, थैंक यू।